आज हम बात करेंगे 5 ऐसे लोगों के बारे में जो किसी दौर में बहुत गरीब थे, लेकिन उनकी किस्मत ने फिर ऐसा पलटा खाया कि वो बिलियनर्स बन गए। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज किसी न किसी लिहाज से आप भी उनसे जुड़े हुए हैं। डेविड एक गरीब घराने में पैदा हुआ। उसके 2 बहन भाई थे जो इससे बड़े थे। बाप गुर्बत के हाथों तंग आकर उन्हें छोड़कर चला गया। बहन हार्ट प्रॉब्लम की वजह से मर गई और बड़े भाई ने भी खुदकुशी कर ली। इन सब परेशानियों की वजह से डेविड बचपन ही से जराइम की दुनिया में जा चुका था। वो नशा करने लगा था, हत्ता कि एक बार डकैती के इल्ज़ाम में पकड़ा गया और जेल भी काटी। उस बंदे की लाइफ इतनी ख़राब थी कि 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। फिर किस्मत ने पलटा खाया। एक दिन उसने मेहनत मजदूरी करके चंद डॉलर्स कमाए और कुछ पैसों का खाना खाया और बाकी पैसों के 2 लॉटरी टिकट्स ले लिए। उसे क्या पता था कि लॉटरी टिकट्स उसकी ज़िंदगी बदलने वाले हैं। डेविड ने उन लॉटरी टिकट्स में से एक लॉटरी विन कर ली और उसे 2 करोड़ 70 लाख डॉलर्स का इनाम मिला। जिस बंदे के पास रहने को घर और खाने को खाना तक नहीं था, वो बंदा रातों रात मल्टी बिलियनियर बन गया। उसने इन पैसों से लग्जरी मैंशंस खरीदे, लग्जरी और इंतहाई महंगी कार्स खरीदी और अपने खुद के रेस्टोरेंट्स भी खरीदे। सड़क पर सोने वाला एक बंदा आज महलों का मालिक बन चुका था। ये शख्स जिसकी उम्र 40 साल है, इसने एक ऐसी सोशल ऐप बनाई कि आज ये चाइना का 9वां सबसे अमीर तरीन आदमी बन चुका है। जी हाँ, ये जनाब हैं टिकटॉक के मालिक ज़ेंग जिंग। अपने कैरियर के स्टार्ट में ज़ेंग माइक्रोसॉफ्ट में भी जॉब करता था, लेकिन कुछ नया करने की ख्वाहिश ने उसे वो नौकरी छुड़वा दी। फिर कुछ और अरसा प्राइवेट कंपनियों में जॉब करने के बाद उसने अपनी ये कंपनी 99 पेन के नाम से शुरू की, लेकिन इसे कोई खातिर खा कामयाबी ना मिली। ज़ेंग हिम्मत नहीं हारा और अपनी किस्मत आजमाता रहा और मेहनत करता रहा। उसने अपनी रिसर्च में पाया कि आजकल के लोग मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसने एक ऐप तैयार की, लेकिन किन्हीं वजूहात की बिना पर वो ऐप चल ना सकी और बंद हो गई। इसने कुछ अर्सा बाद दोबारा एक ऐप तैयार की जिसका नाम टोक्यो रखा। ये चाइना में काफ़ी फेमस हुई और 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने इसे सब्सक्राइब भी कर लिया। इस ऐप की कामयाबी को देखकर ज़ेंग ने यह फैसला किया कि वो इस ऐप को पूरी दुनिया में लॉन्च करेगा, तो उसने इसका नाम तब्दील करके टिकटॉक कर दिया और पूरी दुनिया में ये ऐप बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। लेकिन यहाँ पर भी ज़ेंग को एक कंपटीटर का सामना करना पड़ा जिसका नाम म्यूजिकली था, जो कि बिल्कुल टिकटॉक जैसी ऐप थी। तो ज़ेंग ने 1.5 बिलियन डॉलर्स के एवज म्यूजिकली ऐप को परचेज कर लिया और इस तरह टिकटॉक दुनिया पर छा गई और ज़ेंग गरीब आदमी से एक कामयाब मल्टी बिलियनर बन गया। उन्नीस सौ 3 में जापान में पैदा होने वाले एक बच्चे ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार 14 साल की उम्र में जब 4 पहियों पर चलने वाली एक गाड़ी देखी तो उसे इससे प्यार हो गया। किसे मालूम था कि उसकी गाड़ियों से ये मोहब्बत उसे एक दिन ऐसा आदमी बना देगी कि लग्जरी गाड़ियों पर उसका नाम लिखा होगा। ये कहानी है सोइचिरो होंडा की, जो होंडा कंपनी के फाउंडर बने। वो एक गरीब घराने का बच्चा था जिसे पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा शौक़ नहीं था। उसका बाप एक लोहार था और साइकिल रिपेयरिंग का काम भी करता था। उसे अपने बाप के काम में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन वहाँ रहकर वो अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सकता था। चुनाचे वो टोक्यो चला गया और उसने वहाँ ऑटो पार्ट्स और इंजन बनाने वाली एक कंपनी में काम शुरू कर दिया। उसकी मेहनत रंग लाई और वो अच्छे इंजन्स का माहिर बन गया और उसने एक स्पोर्ट्स कार भी बना डाली जो कि काफ़ी फेमस हुई और उससे कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा। लेकिन ये खुशी कुछ अरसा ही रही। 1945 में जापान वर्ल्ड वॉर में कूद गया और एटम बॉम्ब्स के अटैक के बाद जापान और इसकी इकोनॉमी बुरी तरह से तबाह हो गई। इसी जंग के दौरान होंडा जिस फैक्ट्री में काम करता था, उस फैक्ट्री पर एक मिसाइल आ गिरा और सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। होंडा जॉबलेस हो चुका था और दोबारा मेहनत मजदूरी करने लगा था। एक दिन उसे एक आइडिया आया कि क्यों ना वो अपनी साइकिल में चेंजेस करके उसे इंजन की मदद से रन करे। उसने अपने इस आइडिया पर काम किया और उसे कामयाबी भी मिली। लोगों ने जब होंडा की ये मोटरसाइकिल देखी तो उन्हें ये बहुत पसंद आई। होंडा को कई हज़ार मोटर बाइक्स के ऑर्डर भी मिल गए, लेकिन उसके पास इतने बड़े पैमाने पर काम करने के लिए ना तो लोग थे और ना ही पैसा था। तो उसने जापान की हज़ारों ऑटो शॉप्स को एक खुला खत लिखा जिसमें उसने इन्वेस्ट करने की ऑफ़र की, जिसे 3000 शॉप्स ने एक्सेप्ट किया और इन्वेस्ट भी कर दिया। इस तरह पहली बार होंडा लोगों के साथ होंडा बाइक्स का आगाज़ हुआ जो तरक्की की मंजिलें तय करता गया।
होंडा ने अपनी सबसे पहली बाइक होंडा कप के नाम से लॉन्च की, जो सुपर हिट हुई और होंडा एक बड़ी कंपनी बनकर उभरी। कुछ ही सालों में होंडा ने अपनी पहली स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च की, जिसने अमेरिका की हार्ले डेविडसन को भी पीछे छोड़ दिया। इस बाइक ने 1962 में इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल की। इस रेस से होंडा कंपनी जापान से निकलकर पूरी दुनिया पर छा गई। इतनी मेहनत और कामयाबी के बाद भी होंडा का कार बनाने का ख्वाब अभी भी अधूरा था। चुनाचे काफी सालों की मेहनत और कई डिजाइन बनाने और बेहतर करने के बाद 1972 में पहली मर्तबा होंडा सिविक लॉन्च कर दी गई। इसके बाद होंडा जापान की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई और कुछ ही सालों बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। होंडा सिविक के नए मॉडल्स आज भी लॉन्च किए और बहुत पसंद किए जाते हैं। सुचाइरो होंडा की जिंदगी का ये सफ़र 5 अगस्त 1991 को अपने अख्ताम पर पहुंचा। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि गरीब पैदा होना आपका कसूर नहीं है, मगर गरीब मरना सरासर आपकी नाकामी है। ऐसी ही कहानी है एक ऐसे शख्स की जो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत में बहुत गरीब था, लेकिन फिर ऐसा कामयाब हुआ कि आज दुनिया का महंगा तरीन ब्रांड उसका और उसके ही नाम पर चलता है। जी हाँ, ये कहानी है लुइस विटॉन की। लुइस फ्रांस के एक इंतहाई गरीब घर में पैदा हुआ। गरीब होने की वजह से वो अपने बाप के साथ मेहनत मजदूरी किया करता था। 10 साल की उम्र में उसकी माँ चल बसी और बाप ने दूसरी शादी कर ली। सुतेली माँ ने उसकी ज़िंदगी इस कदर अजीरन कर दी कि महज 13 साल की उम्र में वो घर से भाग निकला और पेरिस आ गया। वो यहाँ कारीगरों के साथ काम करने लगा। उसने मेटल, लकड़ी और कपड़े के काम में महारत हासिल कर ली। पेरिस में लुइस के पास ना तो छत थी और ना ही खाना, लेकिन काम करने की वजह से अब उसकी ज़िंदगी बेहतर होने लगी थी। उस दौर में लकड़ी के बॉक्स की बहुत डिमांड थी। लुइस बहुत मेहनत से खूबसूरत बॉक्स तैयार कर लेता था। इसी के चलते वो बहुत जल्द क्लाइंट का पसंदीदा कारीगर बन गया। वो अपने काम से इतना मशहूर हो गया कि जल्द ही फ्रांस की महारानी ने उसे अपना प्राइवेट बॉक्स मेकर बना लिया, जो वो लेदर में बनाया करता था। महारानी के लिए कुछ अरसा काम करने के बाद लुइस ने अपनी एक शॉप खोली जिसका नाम लुइस विटॉन रखा, जो कि आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी बन चुकी है। लुइस ही वो बंदा था जिसने सबसे पहले कैनवस का इस्तेमाल करके वाटरप्रूफ बॉक्स तैयार किया, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया और अब लुइस हैंड बैग भी बनाना शुरू कर चुका था और इस तरह वो अपने काम की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था। मेहनती लुइस का बेटा जॉर्ज लुइस भी काफ़ी समझदार निकला। उसने बॉक्स पर लॉक्स का सिस्टम अपने वालिद को बताया, जिसे लुइस ने काफ़ी पसंद किया और इस तरह लॉक्स वाले बैग्स की बुनियाद पड़ी। लुइस के इन प्रोडक्ट्स की डिमांड अब पूरी दुनिया से आने लगी थी। इसी के साथ लुइस ने अपनी एक शॉप लंदन में भी खोल ली और इस तरह लुइस विटॉन ब्रांड वर्ल्ड वाइड छाने लगा। इसी तरक्की के दौरान लुइस विटॉन की 72 साल की उम्र में मौत हो गई और कंपनी की जिम्मेदारी अब जॉर्ज लुइस के कंधों पर आ चुकी थी। वो जॉर्ज लुइस ही था जिसने LV का लोगो जारी किया, जो कि आज इस कंपनी की पहचान है। एक ऐसा बंदा जो आज बुगाटी जैसी लग्जरी कार के न्यू मॉडल्स की 9000 गाड़ियां एक लम्हे में खरीद सकता है। एक ऐसा शख्स जो बुर्ज खलीफा जैसी 100 से ज्यादा बिल्डिंग्स एक साथ खरीद सकता है। एक ऐसा शख्स जिसकी नेटवर्थ 182 बिलियन डॉलर्स की है, जो 2020 में दुनिया के पहले 10 अमीर तरीन लोगों में भी नहीं था, लेकिन 2021 की शुरुआत में ही वो दुनिया का पहला अमीर तरीन बंदा बन गया। उसका नाम है एलन मस्क, जो टेस्ला कंपनी और स्पेस एक्स का मालिक है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर शख्स है। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला ये शख्स, जिसने सिर्फ 13 साल की उम्र में एक वीडियो गेम बनाकर $500 में सेल कर दी। एलन ने अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद एक ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी X.com की बुनियाद रखी, जिसका नाम बाद में पेपॉल कर दिया गया। ये कंपनी इतनी कामयाब हुई कि eBay कंपनी ने इसे $1.5 बिलियन में खरीद लिया। इसमें से एलन के हिस्से में $165 मिलियन आए। इस रकम से एलन ने स्पेस एक्स कंपनी की बुनियाद रखी, जो बहुत ज़्यादा कामयाब रही, और इसके बाद इसने इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाली एक कंपनी की बुनियाद रखी, जिसे आज हम टेस्ला के नाम से जानते हैं। हाल ही में एलन ने एक सोशल वेबसाइट खरीदी है जिसे ट्विटर के नाम से जाना जाता था, मगर इसने उसे रीब्रांड करके एक्स कर दिया। यही वजह है कि आई हेट दिस मैन। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरा नाम है जुनैद असलम, आप देख रहे हैं स्टूडियो रॉयल कैफ़े। अपना ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी खुदा हाफिज़।